हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम वोकैबुलरी का एक सेशन कवर करेंगे जिसमें हम एंटोनियम्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने वोकैबुलरी का एक सेशन कवर किया था जिसमें हमने सिनोनियम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम एंटोनियम्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंटोनियम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखते हैं कि एंटोनियम्स में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है और उनको लर्न करने का तरीका क्या है, या उनको किस तरह से हम लोग लर्न रख सकते हैं। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कुछ कवर करने वाले हैं। इन दिस सेशन वी विल कवर 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंटोनियम्स, देन सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, मतलब पहले हम वर्ड्स देखेंगे, वर्ड का एंटोनियम क्या होता है वो देखेंगे, और उसके अलावा हम कुछ और एंटोनियम्स उस वर्ड से रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बता दूं, द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ये है डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस। यू हैव बीन गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स फॉर ईच वर्ड। हर एक वर्ड के लिए आपको 4 फर्दर ऑल्टरनेटिव्स गिवन होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंटोनियम फॉर द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट एक वर्ड है, उसके लिए एंटोनियम आपको बताना है, मतलब इस वर्ड का अबंडेंट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए, अबंडेंट की अगर हम बात करें तो अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुत अधिक मात्रा में हो। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे टॉयज हैं कि विद इन बॉक्सेस और विद इन बास्केट्स ये आ ही नहीं पा रहे हैं, विद इन कर्टन्स ये नहीं आ रहे हैं, और इसलिए बाहर भी बिखरे पड़े हैं। तो ये अबंडेंट मतलब जब कोई चीज थोक में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अधिक मात्रा में। तो अब सोचिए, जब कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होगी तो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, जो बहुत कम हो, इनसफिशिएंट हो, इनएडिक्वेट हो, मतलब बहुत कम मात्रा में हो, जरूरत से भी कम, तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लेंटीफुल। अब प्लेंटीफुल, प्लेंटी वर्ड किससे बना है, बहुत ज्यादा से, प्लेंटी से। प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो ये तो ऑफ कोर्स इसका आंसर नहीं हो सकता। कोपियस, स्कैंट, ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग भी होता है जो चीज किसी चीज के बाहर ओवरफ्लो कर रही हो, मतलब बाहर निकल रही हो। जनरली हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं कि जब पानी नदी से बाहर चला जाए या किसी बकेट से बाहर चला जाए तो वो ओवरफ्लोइंग होता है, मतलब बाहर बहना, है ना। स्कैंट मतलब जो चीज ना के बराबर हो, जिस चीज की कमी हो। तो यहाँ पर जो इसका एंटोनियम हो जाना चाहिए भाई, वो क्या हो जाएगा, स्कैंट हो जाएगा। स्कैंट मतलब किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी होना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए स्कैंट। और स्कैंट मतलब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पानी की कमी हो गई है ना। भाई पानी बहुत ज्यादा कम है और इसलिए कहा भी जाता है दैट डोंट वेस्ट वाटर। और पानी की कमी बहुत ज्यादा है अर्थ पे, और बहुत सारे लोग हैं जो पानी की वजह से परेशान है, उनके घरों में पानी नहीं आता। और शायद घर की बात नहीं है, उनको पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ थोड़ा सा पानी प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अब इसके कुछ और एंटोनियम्स देख सकते हैं। स्पार्स एंड मीगर। तो ये भी इस शब्द के, कौन से शब्द के फ्रेंड्स, अबंडेंट। अबंडेंट के ऑपोजिट्स एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे, स्कैंट एंड स्पार्स एंड मीगर। तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब आपको याद रखना है, अबंडेंट मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में हो, स्पार्स, मीगर या फिर स्कैंट जो जिस जिस चीज की कमी हो। और इसके और भी एंटोनियम्स आप देख सकते हैं, जैसे स्कैरसिटी। ओके, तो इस तरह के जो, या स्कार्स, तो ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब जो व्यक्ति काइंड हो। अब जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये आदमी कितना काइंड है, ये अपनी जो मदर हैं उनको भी लेकर चल रहा है, जबकि वो ओल्ड एज में है, और ये अपने बच्चे को भी पकड़ के चल रहा है। तो ये 2 एज हैं जिनको 2 जनरेशंस को एक साथ संभाले हुए हैं। तो वर्चुअस मतलब बहुत ज्यादा जो काइंड व्यक्ति हो, है ना। नोबल, एथिकल, डिसेंट, सिंफुल। अब नोबल, एथिकल, डिसेंट ये तीनों ही काइंड के या वर्चुअस के सिनोनिम्स हैं। जबकि हमको इसका ऑपोजिट पता करना है, मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूअल हो या फिर जो क्राइम से भरा हो,
उद्दंड हो, तो यहाँ पर वर्चुअस तो काइंड हो गया, जेनरस हो गया, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका एंटोनियम हो जाएगा सिंफुल। जबकि इसके जो सिनोनिम्स हैं वो नोबल, एथिकल, डिसेंट, ये सब, काइंड और ग्रेशियस और जेनरस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो हमको तो ऑपोजिट की रिक्वायरमेंट है भाई, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डी सिंफुल। सिन मतलब पाप, तो पाप से भरा, है ना? तो सिंफुल, जैसे ये व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, डाकू गुंडे टाइप का लग रहा है, तो ये सिंफुल है ना? तो some more antonyms, करप्ट, अनएथिकल, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। किसके एंटोनियम्स हो जाएंगे फ्रेंड्स? वर्चुअस के। वर्चुअस के एंटोनियम्स कौन कौन से हो सकते हैं? सिंफुल, करप्ट एंड अनएथिकल। ओके, तो चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंटोनियम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, chaotic। अब chaotic का आपको एंटोनियम बताना है क्या होगा, तो जल्दी से मुझे बताइए फ्रेंड्स कि chaotic का एंटोनियम क्या हो सकता है। chaotic का मीनिंग देखने के लिए आप इस इमेज को रेफर कर सकते हैं। chaotic मतलब जब चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई हो और कंफ्यूजन में हो, और कोई चीज भी एक ऑर्डरली मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड ना हो, है ना? जैसे बहुत ज्यादा परेशानी में होना या बहुत ज्यादा टेंस्ड होना, जब बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा एडवर्स लग रही है, जैसे प्रॉब्लम से भरी हुई हो, दैट इज chaotic। ओके, यहाँ पर ऑप्शन हमको गिवन है ऑर्डरली, डिसऑर्गेनाइज्ड, टर्बुलेंट, कंफ्यूज्ड। तो अगर हम कंफ्यूज्ड देखें, टर्बुलेंट जैसे तूफान से भरा हो, डिसऑर्गेनाइज्ड तो ऑर्गेनाइज ना हो, तो ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि हमें एंटोनिम्स की तलाश है, मतलब ऑपोजिट की, तो वर्ड क्या हो जाएगा? ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब जो ऑर्डर में लगी, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाना चाहिए वो ए हो जाएगा, ऑर्डरली। सम मोर एंटोनियम्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वार्डरोब है किसी की, ये बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें अच्छे से क्लोथ्स रखे हुए हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। जैसे आपने देखा कि भाई शूज, एक शू रैक भी बनी हुई है, अलग कपड़े भी रखे हुए हैं, अलग से बास्केट्स भी हैं जिसमें और तरह के कपड़े रखे हैं। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर ये बंद है, तो इनमें कुछ और तरह की कपड़े या फिर कुछ और चीजें उन्होंने रखी हुई हैं, तो कॉस्मेटिक्स हो सकता है। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड अलमीरा है, जिसमें अभी भी आपको स्पेस दिख रहा है, डिस्पाइट too many clothes, okay, or too many ready-made clothes। So कोई भी चीज जो ऑर्डरली हो, मतलब एक प्रॉपर अरेंज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, जबकि chaotic मतलब जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ना हो। चलिए इसी बात पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is the opposite of diligent? Diligent मतलब वो बहुत ज्यादा केयरफुल हो, लेबोरियस हो, इंडस्ट्रियस हो, पढ़ने वाला व्यक्ति हो, हार्ड वर्किंग हो। जैसे आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, बड़ा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है ना? इंडस्ट्रियस, केयरफुल, लेजी, कंसेंशियस। सो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियस, केयरफुल, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि हमको एंटोनियम पता होना चाहिए, और एंटोनियम होना चाहिए लेजी। एक तो होता है जो एक्टिव हो, बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो। एक होता है लेजी, जिसको मतलब कोई काम से मतलब नहीं है, ही वांट्स टू सिट आइडल एवरी टाइम, है ना? तो लेजी होता है वो डिलीजेंट नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी, लेजी। जैसे आप देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ है ना? मतलब पड़ा हुआ इन द सेंस एक अपनी सोफे पे लेटा हुआ है, बुक्स कहीं बिख रही हैं, क्वेश्चन कहीं बिख रहा है, खाना कहीं रखा है, लैपटॉप कहीं है, और वो कहीं से पढ़ रहा है। तो दैट दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर लेजी। ओके, सम मोर एंटोनिम्स, नेग्लिजेंट एंड स्लगिश। ओके, स्लगिश, स्लगिश तो वर्ड ही ऐसा लग रहा है ना, लेजी टाइप का वर्ड। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिलिजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग विच इज फ्रेजाइल। सो हमको एंटोनिम बताना, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब जो बहुत ज्यादा वीक हो, डेलिकेट हो, सॉफ्ट हो, जो इजीली ब्रेकेबल हो। अब जैसे ये कांच है, तो भाई कांच मिरर होता है, वो ब्रेकेबल होता है, मतलब आपको बहुत ही इजीली उसको तोड़ा जा सकता है। आप उसको अगर वो ड्रॉप हो गया, कहीं पर गिर गया, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ओके, और आपने बहुत सारे कुरियर भी देखे होंगे जिसपे लिखा होता है फ्रेजाइल, क्योंकि बहुत सारे कुरियर ऐसे होते हैं जिनको बहुत सावधानी से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा केयर। ओके, बिकॉज दे आर वेरी वीक और दे आर टू डेलिकेट टू बी ब्रोकन। ओके, वो इतने डेलिकेट होते हैं कि आसानी से टूट जाते हैं। ओके, सो हियर आपको एंटोनियम मतलब ऑपोजिट बताना है। फ्रेजाइल जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, वीक हो, सॉफ्ट हो, और उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो हार्ड हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, रोबस्ट हो, स्ट्रांग हो, स्टडी हो, तो स्टडी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जबकि डेलिकेट, वीक एंड ब्रिटल, दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टडी। सम मोर एंटोनियम्स आर स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे आयरन बीम है, तो भाई आयरन बीम आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको आप ऐसे हाथ से नहीं ब्रेक कर सकते, it needs a lot of effort to break। ओके, एंड इवन ब्रेक भी नहीं होते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा, किसी इंसान की तो नहीं, बल्कि कुछ ऐसे कुछ मशीन्स हो सकती हैं जिससे आप इनको कट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ब्रेक डाउन। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जेन्युइन? जेन्युइन मतलब जो बहुत इनोसेंट हो, बिल्कुल सच्चा हो, ऑथेंटिक हो। अब जैसे आप बच्चों को देखते हैं, बच्चे बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। वो कुछ जो भी उनके अंदर कुछ भी आप कह सकते हैं कुछ भी एक छल कपट नहीं होता, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, है ना? तो जेन्युइन वो क्योंकि अभी कुछ बोलने नहीं जानते तो वो जेन्युइन है। सो ऑथेंटिक, रियल, काउंटरफीट, सिंसियर। सो ये जो सिंसियर, रियल और ऑथेंटिक ये तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जबकि हमें ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट हो सकता है इसका काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब जब आपने कोई जवाब दिया तो उसको सीधे वो आपको उसका पलट के बनावटी जवाब भी दे सकते हैं। ओके, सो द आंसर विल बी काउंटरफीट। जैसे जो मिक्स्ड करने वाला हो, है ना? जैसे आप ये दूध वाले को देख रहे हैं, ये पानी मिला रहा है दूध में, है ना? तो सम मोर एंटोनियम्स, फेक, आर्टिफिशियल। तो जो हमारा वर्ड है दैट इज जेन्युइन, उसका जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट विल बी फेक एंड आर्टिफिशियल। फेक, आर्टिफिशियल एंड काउंटरफीट। ओके, तो जो बनावटी दूध दे वो जेन्युइन है नहीं, ऑथेंटिक नहीं है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम्बल। हम्बल मीन्स जो बहुत ज्यादा मोडेस्ट हो या बहुत ज्यादा आप लीनियंट कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा मीक हो, जो बिल्कुल भी जिसमें प्राउड ना हो, जो बिल्कुल एरोगेंट, जो बिल्कुल भी एरोगेंसी जिसमें ना हो, जो बिल्कुल आपसे हाथ जोड़कर बस विनम्र निवेदन करता रहे, जो बहुत ज्यादा नम्र हो, है ना? तो वो होते हैं हम्बल। ओके, बहुत अच्छे से प्यार से बोलने वाले। ओके, और बहुत सादा जीवन जीने वाले, तो ये मॉडेस्ट हैं। ओके, अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्राउड, जो हमेशा प्राउड में, घमंड में रहता हो, है ना? तो इसका एंटोनियम हो जाएगा सी प्राउड। एंड सम मोर एंटोनियम्स, कंसाइटेड, बोस्टफुल, जो अपनी अपनी बस बोलते रहते हैं और जो सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, जो एरोगेंट हैं, प्राउडी हैं, कंसाइटेड हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं, तो वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ओके, सो हम्बल का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो है प्राउड, कंसाइटेड एंड बोस्टफुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is the opposite of innocent? Innocent का आपको opposite बताएं। Innocent फिर से वही जैसे genuine था ऐसे innocent है। Innocent जो बिल्कुल मासूम सा हो, है ना? जैसे ये व्यक्ति मासूम है, बिल्कुल गिल्टी नहीं है ना ये बच्चा। तो innocent जो बिल्कुल प्योर हो, वर्चुअल हो, ब्लेमलेस हो, मतलब उस पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, जबकि इसका एंटोनियम हो जाएगा गिल्टी। ओके, और ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमको ऑपोजिट से मतलब है तो इसका ऑपोजिट या एंटोनियम होना चाहिए गिल्टी। ओके, so the answer is a guilty. Some more antonyms, culpable and complicit. Okay, जैसे ये व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके आया है जरूर, है ना? ये बच्चा आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा गिल्टी टाइप का है ना? कुछ ना कुछ तो इसने गलती जरूर किया है, तभी इतने गुस्से में भी है। Now, जुबिलेंट। जुबिलेंट जो हमेशा खुश रहे, मस्ती में रहे, तो हैप्पी, एक्सटैटिक, इलेटेड, मेलंकोलिक। अब आपको उसका एंटोनियम बताना है, तो भाई अगर हैप्पी, एक्सटैटिक देखें, इलेटेड देखें, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे व्यक्ति है, ये बच्चा है, ये जुबिलेंट है, मतलब बिल्कुल मस्ती में है ना? और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा मेलंकोलिक। मेलंकोलिक मतलब हमेशा रोना, है ना? रोने वाला व्यक्ति। तो जो हमेशा मेलंकोलिक होता है मतलब जो रोता रहता है ना? तो जो उदास हो, मेलंकोलिक मतलब उदास हो। some more antonyms, gloomy and depressed। जैसे आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा melancholic है, gloomy है, depressed है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड किंडल? किंडल होता है लाइट को ऑन करना, मतलब लाइट जलाना या फिर कुछ भी रोशनी लेकर आना, है ना? अब जैसे यहाँ पर इन्होंने किंडल करा, बल्ब जला दिया, इसे स्विच को ऑन किया और बल्ब जल गया। जैसे आप दिया बालते हैं या फिर आप कैंडल को लिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो लाइट जल जाती है, एकदम रोशनी आ जाती है ना? तो उसका ऑपोजिट क्या होगा भाई? उसको बुझा देना। तो यहाँ पर लिखे वर्ड इग्नाइट, एक्सटिंग्विश, स्पार्क एंड काइंड। काइंड से तो कोई मतलब नहीं है, काइंड तो दयालु हो गया। स्पार्क एंड इग्नाइट इसका सिनोनिम हो सकता है, जबकि हमको एंटोनियम ऑपोजिट की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है एक्सटिंग्विश, मतलब बुझा देना, है ना? तो एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश वर्ड आप लर्न कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से, है ना? आपने सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब जो फायर को बुझा देते हैं, जैसे ये एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, फायर को बुझाते हैं, तो ये एक्सटिंग्विशर मतलब आग को बुझाने वाला। सम मोर एंटोनियम्स, डाउस, क्वेंच। क्वेंच वैसे हम प्यास बुझाने के लिए भी यूज करते हैं, एज वेल एज किसी चीज को बुझाने के लिए भी करते हैं, है ना? तो डाउस एंड क्वेंच। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेमेंट? लेमेंट मतलब रोना, है ना? बहुत ज्यादा रोना, विलाप करना, जैसे ये लड़की विलाप कर रही है। अब इसके ऑपोजिट क्या होंगे? वही वर्ड्स है हमारे पास, बेमोन, ग्रीव, रिजॉइस, मोर्न। तो मोर्न और बेमोन और ग्रीव ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजॉइस। रिजॉइस मतलब हैप्पी हो जाना, है ना? जैसे ये रिजॉइस है, तो ये रिजॉइस्ड है। सम मोर एंटोनिम्स, डिलाइट एंड अपलॉड। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 मैग्नीफाई। अब मैग्नीफाई आप याद कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, है ना। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को एनलार्ज करना, बड़ा करना। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से कोई भी चीज को हम बड़ा कर लेते थे। बड़ा इन द सेंस ऐसा नहीं कि फिजिकली वो बड़ा हो जाता था, बट इट अपीयर्स बिग। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि आप न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे होते हैं, उसे यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो दे विल अपीयर और दे विल लुक बिग। ओके, सो आप उसको इजीली फिर रीड कर पाते हैं। तो मैग्नीफाई किसी चीज को एनलार्ज करना। ओके, नाउ द ऑप्शंस आर एम्पलीफाई, एनलार्ज, श्रिंक एंड एनहांस। अब एनहांस, एनलार्ज, एम्पलीफाई ये तीनों इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं, है ना। जबकि इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। जैसे आपने कभी सुना होगा कि भी ये कपड़ा ना श्रिंक हो गया। श्रिंक मतलब सिकुड़ गया, है ना, कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो श्रिंक इसका करेक्ट ऑपोजिट हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा ऑब्वियसली। आंसर इज सी, श्रिंक। जैसे आप ये देख पा रहे, बेचारा इतना मोटा व्यक्ति और उसकी जो शर्ट है वो बिल्कुल सिकुड़ के छोटी हो गई धुलने के बाद, है ना। तो डिमिनिश होना या डिक्रीज हो जाना, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। यस, अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड नैरो। नैरो मतलब कोई चीज जो बहुत पतली है ना। और इसका एंटोनियम हमको चाहिए। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, नैरो। नैरो मतलब जो बहुत पतला हो। हालांकि यहाँ पर इसका एंटोनियम भी लिखा हुआ है ब्रॉड, मतलब जो चीज बड़ी हो, है ना। तो मतलब चौड़ी हो। लिमिटेड, कंस्ट्रक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, ये तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या फायदा हो रहा है, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी लर्न करने के लिए मिल रहे हैं। अब इसके एंटोनियम मतलब ऑपोजिट्स की बारी आती है, तो ऑपोजिट ऑफ कोर्स इसका ब्रॉड हो जाएगा, मतलब चौड़ा। ओके, सो डी, ब्रॉड इज द करेक्ट आंसर। सम मोर एंटोनियम्स आर स्पेशियस एंड एक्सपेंसिव, जो बहुत ज्यादा स्पेस हो जिसमें, और एक्सपेंसिव। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है EXPANSIVE। एक एक्सपेंसिव होता है EXPENSIVE, दोनों में डिफरेंस है। EXPAN मतलब कोई चीज जो एक्सपैंड हो जाए, बड़ी हो जाए, एक्सपैंड, है ना। और एक होती है एक्सपेंसिव, जो की होती है बहुत महंगी। तो इन दोनों ही शब्दों में डिफरेंस है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स। हालांकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहता है। एक्सपेंसिव PENSIVE वाला होता है जो बहुत ज्यादा महंगा हो, है ना, जो महंगा हो, कॉस्टली हो। जबकि एक्सपेंसिव, दैट्स टू किसी चीज का एक्सपैंडेशन फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which word is the opposite of the word obscure। ऑब्सक्योर मतलब जो चीज अनक्लियर हो, कंफ्यूजन हो, जिसमें जो चीज समझ में ना आए, है ना। सो व्हेन समथिंग इज अनक्लियर, वेक और एम्बिगस, तो ये इसके तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमको एंटोनियम की रिक्वायरमेंट है, ऑपोजिट की रिक्वायरमेंट है, जो कि होगा क्लियर। जब कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जैसे बच्चा पढ़ रहा है, इसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए वो चीज अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, वेग है, एम्बिगस है। क्लियर हो जाता है जब कोई चीज हमको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए अच्छे से। तो क्लियर, जैसे वेदर पूरा अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लीन मौसम है एकदम। सम मोर एंटोनियम्स, एविडेंट एंड अपैरेंट। ओके, जो चीज साफ साफ नजर आ रही हो, जिसका एक सबूत हो, जो सिद्ध हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक जो एक नेगेटिव थॉट रखता हो, जिसके अंदर कोई उम्मीद ना हो, जो निराश हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसको कोई होप ना हो, है ना। और इसके जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हो किसी भी चीज की। पैसिमिस्टिक जो हमेशा नेगेटिव साइड ही देखता हो किसी भी चीज की। क्लिनिकल, सॉरी, इट इज सिनिकल, होपफुल एंड डेस्पोडेंट। तो इसका जो ऑपोजिट है वो हमारा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। हालांकि इसका ऑपोजिट आपका होपफुल भी हो सकता है ना। लेकिन जब आपको वर्ड गिवन है ऑप्टिमिस्टिक, तो आप सबसे पहले इसको चूज करेंगे, क्योंकि जो करेक्ट पैसिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है वो आपका पैसिमिस्टिक होता है, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक होता है, पैसिमिस्टिक का ऑपोजिट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। होपफुल भी इसका एक एंटोनियम हो सकता है। सम मोर एंटोनियम्स, होपफुल, पॉजिटिव। ओके, जैसे ये होपफुल है एकदम, इसे पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही हो, है ना। मतलब हमेशा ये जैसी भी परिस्थिति हो, ये हमेशा खुश है। ओके, क्योंकि इसे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड क्वेंच। कि क्वेंच की ऑपोजिट क्या होगी। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, है ना। जैसे ये व्यक्ति, ये लड़की है, इसको प्यास लगी थी, इसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझा ली, है ना। तो क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना। तो अब इसका ऑपोजिट हमको बताना है। डाउज, एक्सटिंग्विश, ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है। सेट एंड इग्नाइट। इग्नाइट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इग्नाइट। सम मोर एंटोनियम्स, किंडल एंड इनफ्लेम। ओके, तो आपने देखा कि लाइट, ऐसे माचिस को जलाना, या प्यास लग रही है उसे, बेचारा बुझा जा रहा है प्यास की वजह से, प्यास लग रही है उसे, तो ये बहुत ज्यादा इनफ्लेम है, किंडल है, इग्नाइट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17, आपको एंटोनिम बताना है वर्ड रेजिलिएंट का। रेजिलिएंट होता है जो बहुत ज्यादा, जैसे आप ये देख पा रहे हैं इमेज से थोड़ा सा आप समझ के होंगे कि जिनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एजाइल होते हैं, जिनमें लचक होती है, जैसे जितने भी जिमनास्ट हैं या जो योगा कर रहे हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। स्प्रिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, सो फ्लेक्सिबल, टफ, फ्रेजाइल, ड्यूरेबल। सो ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, ये तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि हमको इसका एंटोनियम बताना है तो वो होना चाहिए फ्रेजाइल, मतलब जो बहुत ज्यादा वीक हो। अब देखो ये जो है एक दूसरे को, अगर ये अपने आप को बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, या कोई भी चीज को इधर उधर मोड़ा जा रहा है तो वो टूट नहीं रहे है ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसमें एक लचक है, एक स्ट्रेचेबल है वो लोग। बट अगर कोई चीज फ्रेजाइल हो तो आप उसको जैसे मोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगी, है ना। व्हेन समथिंग इज हार्ड बट उसको जब आप मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। सो सम मोर एंटोनिम्स, ब्रिटल एंड वीक। क्वेश्चन नंबर 18, which word is the opposite of the word serene? serene मतलब जो बहुत ज्यादा काम हो, शांत हो, बिल्कुल, है ना। काम, tranquil, turbulent, peaceful। तो यहाँ पर आप जैसे ये देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल शांत जैसा एकदम लैंडस्केप आपको दिख रहा है, तो ये सब serene है ना, काम है। so calm, tranquil, पीसफुल, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। ओके, जबकि हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑपोजिट की, तो वो हो जाता है टर्बुलेंट। आपने कई बार सुना होगा कि एक एयरप्लेन अगर जा रहा है तो टर्बुलेंट का उसने सामना किया। टर्बुलेंट मतलब जैसे तूफान आ जाता है ना, तो टर्बुलेंट मतलब डिस्टर्बेंस होना। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट। जैसे आप ये देख पा रहे हैं नदी में एक तूफान सा, समुद्र में एक तूफान सा आया हुआ है, वेव्स उठ रही है तो एक तूफान सा है, तो ये टर्बुलेंट है। सो मोर एंटोनिम्स, एजिटेटेड एंड डिस्टर्ब्ड। ओके, चलिए इसी बात पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 पे। थ्रिफ्टी मतलब जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो, सेविंग्स में विश्वास रखता हो। जैसे लड़की ये सेविंग कर रही है ना, अपने पैसे को सेव कर रही है, तो जो इकोनॉमिकल हो, फ्रूगल हो, सेविंग करे, ओके, तो वो तो थ्रिफ्टी हो जाएगा। लेकिन आपको तो एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब जो फालतू खर्चे करता हो, तो वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है। जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये लेकर पैसे बस उड़ाए जा रहे हैं, है ना, तो ये एक्स्ट्रावेगेंट है। सम मोर एंटोनियम्स, वेस्टफुल एंड प्रॉफिलिकेट। ओके, प्रॉफिलिकेट जो अपने पैसे को व्यर्थ बर्बाद करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ हो, या फिर आप कह सकते हैं जो अपने आप को बहुत कम समझे, है ना, दैट इज अंडरमाइन। सो बोल्स्टर, वीकेंड, सैबोटेज एंड सबवर्ट। ओके, सो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन सपोर्ट। ओके, सो बोल्स्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्स्टर मतलब सपोर्ट करना, जैसे ये व्यक्ति इसका सपोर्ट कर रहा है ऊपर चढ़ने में, जबकि यहाँ पर इस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर रही है, खुद भी अपने आप की मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा वीक पड़ चुका है। ओके, वीक हो जाना, तो स्ट्रेंथन एंड फोर्टिफाई इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विविड। विविड मतलब बिल्कुल क्लियर, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो एक इमेज है वो इस कैमरे में भी एज इट इज आ गई, तो ये बिल्कुल क्लियर आ रही है ना, मतलब बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही है, बहुत अच्छी, एक अच्छे कैमरे से ली हुई पिक है। ओके, जबकि विविड का ऑपोजिट हो जाएगा अनक्लियर या फिर डल, जो बिल्कुल डल हो। अब ब्राइट है, ल्यूमिनस है, इंटेंस है, तो ये तो इसके सिनोनिम्स एक हद तक हो सकते हैं। डल मतलब जो बिल्कुल अनक्लियर हो, वेग हो, या फिर जो बिल्कुल जिसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार। ओके, सो ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी, डल। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, एयरप्लेन कैसे उड़े बेचारा, खतरे में भी है, बारिश भी हो रही है, विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं है, तो ये डल है। सम मोर एंटोनिम्स, फेडेड एंड क्राफ्ट। ओके, विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वेन? वेन मतलब किसी चीज का डिमिनिश होना, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई चीज ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, मतलब ये वेन हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो डिमिनिश, डिक्लाइन एंड डिक्रीज तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जबकि ऑपोजिट हो जाएगा इसका ग्रो, मतलब ऊपर, ऊंचा पड़ना। ओके, ग्रो होना, तो ये जैसे आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये ग्रो हो रहा है। सम मोर एंटोनिम्स, इंक्रीज, स्ट्रेंथन एंड डेवलप भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 पे। What is the antonym of the word yield? Yield मतलब किसी चीज को उगाना, उपजाना, जैसे यहाँ पर क्रॉप को उपजाया जा रहा है, तो सरेंडर, रिलिंक्विश, प्रोड्यूस एंड सबमिट, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरेंडर करना, है ना। जैसे ये व्यक्ति ने, मतलब स्टोर ने सरेंडर कर दिया, रिटेन करना, डिफेंड करना, अपना बचाव करना। 24 जीलस, जिसमें एक जुनून हो, जीलस मतलब जुनून होना, है ना, जील होना। देखिए जीलस मतलब हो जाता है बिल्कुल एक एंथुसियास्टिक, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा पैथेटिक। पैथेटिक मतलब जिसको कोई भी कंसर्न ही ना हो, जिसको कोई परवाह ही ना हो किसी चीज की, है ना, जो बिल्कुल, जिसमें कोई जुनून ही नहीं है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसे किसी चीज की परवाह है, किसी चीज के लिए वो उत्सुक है। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे पैथेटिक और सम मोर एंटोनियम्स,
और इसके कुछ और एंटोनियम्स हो जाते हैं जैसे इंडिफरेंट और डिटैच्ड, मतलब जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी को किसी किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप इस लड़की को देख पा रहे हैं कि बिल्कुल उदास है, इसको इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो कोई करने का कुछ जुनून ही नहीं है ना, तो एकदम बिल्कुल डिटैच्ड टाइप का, मतलब जिसको शायद किसी चीज से कोई कंसर्न ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अलूफ? अलूफ कहते हैं कोई ऐसी जगह को जो बिल्कुल रिमोट हो, मतलब एक डिस्टेंट प्लेस पर हो, जैसे एक जहां पर बस्ती होती है उससे बहुत ज्यादा दूर पर, जहां दूर से दूर तक कुछ और ना हो उसके अलावा। तो अलूफ, डिटेच्ड, रिमोट, सोशिएबल, डिस्टेंट। तो ये जो डिटेच्ड है, रिमोट है, डिस्टेंट है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा रिमोट जॉब, मतलब जो आपके पर्टिकुलर ऑफिस में ना हो बट आपके लिए वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर आप कहीं और उसको कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। जबकि सोशेबल एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सोसाइटी है ना, तो जहाँ पर आप सबके साथ सोशल है, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, जबकि इसका एंटोनियम हो जाता है आपका सोशेबल। ओके, सो सोशेबल जहाँ पर सब आपस में बैठ के बातें करते हैं, तो फ्रेंडली, कॉर्डियल, ये इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गैरलस? गैरलस मतलब आपस में बहुत ज्यादा बातें करने वाले, जो टॉकेटिव होते हैं। जैसे आपने देखा है दो लड़की आपस में बातें करती चली जा रही हैं, तो जो टॉकेटिव हो, लोकेशियस हो, वर्बोज हो, वर्बोज मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करना, लोकेशियस बहुत ज्यादा बातें करना, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमें ऑपोजिट का पता करना है, मतलब जो इसका ऑपोजिट हो, एंटोनियम हो, तो वो टैकेटर्न हो जाएगा। मतलब जब कोई इतनी ज्यादा फालतू बातें नहीं करते, बस बैठे हुए हैं, ठीक है, जब जरूरत हुआ तो बातें कर लें, तो टैकेटर्न होते हैं। सम मोर एंटोनियम्स, अनकम्युनिकेटिव एंड रेटिसेंट। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों बैठे हुए हैं बट बातें नहीं कर रहे, वो अपने में मस्त हैं, वो अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। यूफोरिक, यूफोरिक मतलब बहुत ज्यादा खुशियां मनाना। ओके, जॉयफुल, ecstatic, melancholic एंड elated। सो अगर आप इसमें ए, बी एंड डी वर्ड्स को देखेंगे, जॉयफुल, ecstatic एंड elated, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि melancholic इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो melancholic मतलब उदास हो जाना। सम मोर एंटोनियम्स हो जाता है डिप्रेस्ड एंड सैड। ओके, जैसे कि आप इस गर्ल को यहाँ पर देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एफिमेरल? एफिमेरल जो एक एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टेम्पररी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, परमानेंट, तो जो बस निकलती जा रही है, दैट इज टेम्पररी। ओके, एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका परमानेंट, है ना। तो टेम्पररी जो बस निकलती जा रही है, कभी भी खत्म हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगी। परमानेंट जो हमेशा अमर है। अब जैसे हम देख कहते हैं ना, सोल इज परमानेंट। ओके, सो शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, तो ये बिल्कुल वही आप दृश्य देख सकते हैं यहाँ पर, इटर्नल और लास्टिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। आर्डेंट, आर्डेंट जो बहुत जीलस हो, जैसे ये व्यक्ति आप देख रहे हैं। एंथुसियास्टिक, पैशनेट एंड ईगर, जबकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपैथेटिक, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। तो अपैथेटिक और इंडिफरेंट, नॉनचलेंट। तो जैसे आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है, डिटेच्ड है, इंडिफरेंट है, तो ये इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड होना, है ना। अब जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो गेम आपने जरूर खेला होगा। अगर आपने ये गेम खेला तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। वेल, दिस इज द गेम हाइड एंड सीक, जहां पर ये बच्चे छिप रहे हैं। तो कंसील मतलब छिपना, है ना। एंड हाइड, मास्क, रिवील, डिस्गाइज, तो किसी चीज में हाइड होना, मास्क अपने ऊपर रखना, अपने आप को कवर कर लेना, या डिस्गाइज मतलब ओरिजिनल ना दिखना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रिवील, मतलब जो ऑपोजिट है वो रिवील हो जाएगा, मतलब कोई चीज एक्सपोज हो जाना, आंसर पता लग जाना। तो आंसर हो जाएगा रिवील। जैसे यहाँ पर इसने पहले अपनी आंख पे आंखें बंद की हुई है, फिर उसको एकदम खोल लिया, दैट इज रिवील्ड। सम मोर एंटोनिम्स, डिस्प्ले, एक्सपोज और अनकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेशियस जो हेल्पफुल हो, काइंड हो, जैसे ये व्यक्ति, ये बच्चा इस इन अंकल जी की मदद कर रहा है। तो कर्टियस, इसके जो वर्ड्स है कर्टियस, रूड, पोलाइट एंड कॉर्डियल, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्डियल हो, फ्रेंडली हो, कॉर्डियल हो, तो होता है ग्रेशियस। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ कोर्स रूड, तो आंसर हो जाएगा रूड। अब जैसे ये से कितनी रूडली बात कर रहा है, वो बेचारा सोच रहा है क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। तो एंटोनियम्स हो जाएंगे आपके रूड, अनग्रेशियस एंड इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल होता है किसी को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना, या किसी का आतिथ्य करना, है ना। और इनहॉस्पिटेबल जब आप किसी का आतिथ्य नहीं करते हैं, आप जब किसी से रूडली और इम्पोलाइटली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज माइसर्डी। माइसर्डी के जो
वर्ड्स यहाँ पर गिवन है जेनरस, स्टिंगी, फ्रूगल, थ्रिफ्टी। अब जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कि माइजर्ली है, मतलब जो कंजूस है ना, तो इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। एंड इसका एंटोनियम देखा जाए तो वो होना चाहिए जो आसानी से खर्च भी करे और जो काइंड भी हो, है ना, जो दूसरों की मदद करे। तो यहाँ पर आई थिंक जेनरस इसका ऑपोजिट होना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेनरस। जैसे ये लड़की इस बूढ़े आदमी की हेल्प कर रही है, उनको कुछ सामान दे रही है, तो ये काइंड का एक एक्शन हो गया। ओके, जो काइंडनेस को दर्शाता है। अनसेल्फिश एंड चैरिटेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कोर्स। कोर्स कहते हैं किसी को फोर्सफुली, आई मीन किसी को फोर्स करना जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दे, आपके नाम लिख दे, वो भी विद नो कॉस्ट और विद द मिनिमम कॉस्ट। ओके, सो ये जैसे ये यहाँ पर इस इंसान को धमका रहा है और कोई पेपर पे साइन करा रहा है, सो दिस इज कोर्शन। ओके, फोर्स, कंपेल, परसुएड, ऑब्लाइग। ठीक है, तो ये जो इसके हैं ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, फोर्स करना, कंपेल करना। जबकि इसका ऑपोजिट हो सकता है परसुएड करना, मतलब किसी को आप कन्विंस कर रहे हैं। एक तो होता है कि आप उसको धमकी देकर, आप उस पर दबाव डालकर, प्रेशराइज करके उससे कुछ साइन करवा रहे हैं। एक होता है आप उसे समझाकर आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है परसुएड का एक्ट। सो अलाउ, कन्विंस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, वेरिशियस, जिसके पास, जो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो और जिसके पास बहुत पैसा हो, फिर भी वो सिर्फ पैसों का लालच हो। जैसे ये व्यक्ति, ये पैसों की कीमत को नहीं समझ रहा, बल्कि उसके ऊपर खड़े होकर नाच रहा है ना, तो ही इज अ काइंड ऑफ ग्रीडी पर्सन। सो ग्रीडी, कविटस, अल्ट्रोस्टिक, रपेशियस। तो ये जो ग्रीडी है, कविटस, ये फिर रपेशियस, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। जबकि अल्ट्रोस्टिक मतलब वो व्यक्ति जो कि परोपकारी होता है, तो ये इसका एंटोनिम होना चाहिए। तो ये एंटोनिम हो जाएगा आपका अल्ट्रोस्टिक। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बच्ची और इनकी मम्मी या जो भी इनकी जैसे मदर है, तो ये हेल्प कर रहे हैं गरीब इंसान की, है ना, तो वो अल्ट्रुस्टिक है, मतलब परोपकार का कार्य करना। सो मोर एंटोनिम्स, जेनरोसिटी एंड मैग्नानिमिटी। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट मतलब किसी से बहुत ज्यादा बदतमीजी करना या उसको डांटना। नो, ऑब्जुरेट होता है जैसे कोई एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बदतमीजी करे, मतलब जो चीज बात को ना माने, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। जैसे ये लड़की है, ये जिद कर रही है और इसके फादर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिद कर रही है, तो वो भी डांट रहे हैं, है ना। तो ऑब्ड्यूरेट में तो बहुत ज्यादा स्टबर्न होना, जिद्दी होना, बात ना मानना। ओके, ओके, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फ्लेक्सिबल, जो बात को मान जाए, है ना। मोर एंटोनियम, सिंपैथेटिक, सेंसिटिव, जो समझदार हो। जैसे ये बच्चा है, ये फादर है, उसके समझा रहे हैं उसको और उसको कन्विंस कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई पढ़ो, तो ये फ्लेक्सिबल है, ये चीजों को समझ रहा है। ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आगे करेंगे, तो ये समझदार व्यक्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेरुलस। क्वेरुलस होता है ज्ञान, जो बिल्कुल भी, मतलब जो बहुत ज्यादा फेस्टिडियस टाइप हो, जो बिल्कुल किसी की बात ना, मतलब उसको ना बहुत, उसको प्लीज करना बड़ा मुश्किल है, उसको समझाना, कन्विंस करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ कंफ्यूजन में है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चूज करे, तो वो थोड़ा सा किसी भी चीज से ना वो एकदम खुश नहीं होता कि नहीं ये चीज नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये मतलब इस तरह का जो बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेरुलस। ओके, इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जैसे किसी चीज का साथ देना, किसी पर्सन का साथ देना। जबकि केयरलेस मतलब किसी का साथ ना देना, है ना। तो आंसर हो जाता है कोऑपरेटिव, जैसे ये एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। गुड टेम्पर्ड, कॉम्प्लेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, perspicacious। perspicacious, insightful, discerning, shrewd, obtuse। so perspicacious मतलब कुछ confusion में, तो ये पर इसका एंटोनिम हो जाता है obtuse। ओके, foolish, feeble minded। अब देखिए ये कुछ सोच में लगे पड़े हैं, दूर की सोच रहे हैं। ओके, परस्पिकैशियस होते हैं, जो दूरदर्शी होते हैं, जो दूर तक की सोचते हैं, है ना। अब ये दूर तक की सोच कर कुछ कार्य करना चाह रहा है। जबकि ऑब्ट्यूज लोग वो होते हैं जो फीबल माइंडेड है, मतलब जिनका बड़ा दिमाग कमजोर है, वो तो अभी की नहीं सिचुएशन को समझ पा रहे, तो फ्यूचर को क्या ध्यान में रखेंगे, तो दैट इज फीबल माइंडेड। ओके, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस कहते हैं स्किलफुल को, मतलब जिसके अंदर एक हाथ की कला। ओके, सो जो एड्रॉइट हो, एजाइल हो, स्किलफुल हो। जबकि क्लमजी, जिसमें कोई स्किल ना हो, तो क्लमजी। एंड सम मोर एंटोनिम्स, मैलेड्रॉइट और इनएप्ट। तो आप देख पा रहे हैं इस व्यक्ति को, ये अपना जहां जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये इनएप्ट है, ये क्लमजी है, क्योंकि ये इसमें स्किल तो बिल्कुल नहीं है ना, ये कोई स्किल वाला काम थोड़ी ना कर रहा है, तो बेवकूफी वाला काम कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आर एक्रोबिक। एक्रोबिक मतलब जो बहुत ज्यादा, अब आप देखना, देखो मिर्ची, जिसमें जो बहुत ज्यादा मिर्ची वाला। ओके, सो समथिंग विच इज बिटर,
टार्ट, एक्रिमोनियस। जबकि एंटोनियम हमको जानना है तो वो हो जाएगा स्वीट, जैसे ये स्वीट पाई आप देख पा रहे हैं। एंटोनियम्स माइल्ड एंड जेंटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, एक्सुबेरेंट, जो बहुत ज्यादा एकदम एनर्जेटिक हो तो वो एक्सुबेरेंट होता है, जैसे व्यक्ति है। एंड ऑन द अदर हैंड रेस्ट्रेंट, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, तो बिल्कुल अकेला हो, डिटेच्ड हो, जिसमें बिल्कुल कोई एनर्जी ना हो, कोई जील ना हो, सलन, इनडिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति वो क्या हो जाता है, रेस्ट्रेंट हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज फिकल। फिकल जो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं ना, जिनका मतलब माइंड ना एक जगह पर नहीं होता, उनको कभी कुछ करना है कभी कुछ, जैसे बच्चे होते हैं वो बड़े फिकल माइंडेड होते हैं। वो कभी एक रूम में जाएंगे, फिर दूसरे रूम में, कभी उनको कुछ चाहिए, कभी उनको कोई टॉय, कोई दूसरा टॉय चाहिए, कभी उनको कुछ और चाहिए, कभी उनको फोन चाहिए, कभी टीवी चाहिए। मतलब दे आर फिकल माइंडेड। ओके, जो एक जगह पर तो नहीं टिक सकते। नाउ द ऑप्शंस आर इनकांस्टेंट, कैप्रिशियस, स्टेबल, वेरिएबल। अब ये स्टेबल तो ऑब्वियसली फिकल नहीं होंगे, तो इसका ऑपोजिट आई थिंक ये फिर स्टेबल ही हो जाना चाहिए, क्योंकि फिकल लोग जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ओके, सम मोर एंटोनियम जैसे ये है, ये जहां पर एक जगह पर लगी हुई है चीजें वहीं लगी रहेंगी, इधर उधर नहीं चल के भागेंगी। तो कांस्टेंट और सर्टेन इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज फोरबियरेंस। तो जिनमें एक बिल्कुल शांति होती है, पेशेंस होता है, वो फोरबियरेंस, मतलब उनमें किसी चीज की एक क्षमता होती है, सहनशीलता होती है। टॉलरेंस, पेशेंस, रेस्ट्रेंट, इम्पेशेंस। तो जिनमें पेशेंस है वो फोरबियरेंस हो जाएंगे, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट हो जाएगा इम्पेशेंस। ओके, जैसे इसमें टाइम की बिल्कुल भी उसको वो नहीं है, नहीं टाइम हो गया बस चलो इम्पेशेंट है। इंटेलिजेंस, कंटिन्यूएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, आइडलिक। तो वही जो बहुत ज्यादा शांति को पसंद करते हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, सीरीन हो, तो ये होते हैं हमारे आइडलिक। और ट्रबल्ड मतलब जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, तो ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रबल्ड, जैसे ये बड़ा परेशान है ना। तो इम्परफेक्ट, अनप्लीजेंट, ऑफुल, इस तरह के इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं। ओके, जिसमें कोई एक धैर्य नहीं है किसी भी चीज का। जोक्युलर, जोक्युलर कहते हैं प्लेफुल को, हैप्पी को। ओके, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो जाएगा सीरियस, बिल्कुल एकदम सीरियस रहने वाला। ग्रेव, ऑनेस्ट, सोबर, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, स्टर्न। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज लुगुब्रियस। लुगुब्रियस होता है जो बहुत ज्यादा रोने वाला व्यक्ति हो, ग्लूमी हो, मेलंकली, मूडफुल, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि चीयरफुल इसका एंटोनियम हो जाएगा, मतलब खुश होने वाला। तो चीयरफुल, हैप्पी, सम मोर एंटोनियम्स आर फ्रेंडली, ब्राइट एंड cheery. Okay. Now next question पे आ जाते हैं, that is question number 46, lurid. lurid होता है बहुत ज्यादा डरावना। देख रहे हैं ना कब कितना डरावना लग रहा है, इसमें आप चाय दूध कुछ नहीं पीना चाहेंगे ऑफ कोर्स। नाउ सेंसेशनल, ग्रूसम, घेस्टली एंड माइल्ड। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा माइल्ड। ओके, तो बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस में हो, जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत क्यूट टाइप हो। ओके, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, ये इसके कुछ और एंटोनियम्स हो जाएंगे। नाउ 47 क्वेश्चन, पर्निशियस। तो जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, है ना, पर्निशियस। अब जैसे ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने जंक फूड खाया, और जंक फूड हम जानते हैं कि हमारे लीवर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है ना। तो इसमें जो वर्ड्स हैं, हार्मफुल, नॉक्शियस, बेनिफिशियल, डिस्ट्रक्टिव। तो हार्मफुल, नॉक्शियस एंड डिस्ट्रक्टिव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि बेनिफिशियल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऑपोजिट हो जाता है बेनिफिशियल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हेल्दी फूड खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फ्रूट। तो फ्रूट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सम मोर एंटोनियम, हार्मलेस एंड इनइक्वस। तो आपसे भी गुजारिश है कि जंक फूड कम खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, because we need to have something beneficial. Now, next question is question number 48, benevolent, परोपकार करने वाले लोग। तो आप देख रहे हैं फिर से वही जो लड़की है वो किसी की मदद कर रहे हैं, तो दे आर वेरी काइंड। एंड उनका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो जाएगा मेलवलेंट, मतलब जो कुछ वो देखिए ये व्यक्ति इससे कुछ मांग रहा है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं, मैं नहीं दूंगा, इस तरह की वाली सिचुएशन है। वेल, सम मोर एंटोनियम्स आर सेल्फिश, ग्रीडी एंड क्रूअल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। वर्ड इट इज वचिपरेटिव। वचिपरेटिव इज, ऑप्शंस आर अब्यूजिव, स्कैथिंग, हार्श एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो जो बहुत ज्यादा हार्श हो। एंड एंटोनियम्स हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जिसको कॉम्प्लीमेंट मिले, तारीफें मिले। तो सम मोर एंटोनियम्स, लॉडेटरी, प्रेजिंग एंड एक्सटोलिंग। ओके, जिसकी तारीफ। जबकि जो वर्ड है दैट इज वर्च्यूपेरेटिव, दैट इज कोई एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही मिले, जो बड़ा डिटेच्ड व्यक्ति है, उसको कुछ उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। जैसे आप देख रहे हैं कि अंकल जी बड़ा मुंह लटका के बैठे हैं, शायद इनकी तारीफ आज किसी ने नहीं की, और ये व्यक्ति बड़ा खुश है क्योंकि इसकी सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो रही है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज जीलट। जीलट मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें बहुत ज्यादा जील हो, जुनून हो। एंड इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडरेट। सम मोर एंटोनियम्स, डिलिटेंट, डबलर एंड नॉन मिलिटेंट। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन इज chaos. chaos मतलब जब चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हो. डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, ऑर्डर, टर्मोइल. तो जो डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, टर्मोइल है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे. जबकि ऑर्डर में लगी होने वाली चीजों को हम लोग इसका ऑपोजिट बोलेंगे. ओके, सो व्हेन समथिंग इज इन ऑर्डर, सम मोर एंटोनियम, सिस्टम, ऑर्डरलीनेस, प्लान एंड मेथड. ओके, सो जैसे ये वार्डरोब है, बिल्कुल अच्छे से अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 52. वेग. वेग मतलब जो चीज क्लियर ना हो. इसी के जैसा हमने एक और वर्ड अभी पहले पढ़ा है, तो इसका एंटोनियम जो होगा वो हो जाएगा क्लियर. ओके, सो द आंसर विल बी ए, दैट इज क्लियर. सम मोर एंटोनियम्स, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट एंड प्रिसाइज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. टेम्पररी. जो चीज बिल्कुल टेम्पररी हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, जो बिल्कुल परमानेंट ना हो, जो थोड़ी देर की हो, है ना. लास्टिंग, ब्रीफ, ट्रांसिएंट एंड एफेमेरल. सो इसका जो एंटोनियम होगा वो लास्टिंग होगा. लास्टिंग मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे द सन है, सन लॉन्ग लास्टिंग है. परमानेंट, एंड्यूरिंग. नेक्स्ट इज प्रिसाइज. प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट. एक्यूरेट, एग्जैक्ट, वेग, डेफिनेट. सो एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड डेफिनेट ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. जबकि वेग, अनक्लियर इसका एंटोनियम हो जाएगा. तो अनक्लियर मतलब जो चीज वेग हो, जो चीज क्लियर ना हो, है ना. इनएक्यूरेट, रफ एंड अप्रोक्सीमेट. तो वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, जैसे इसको जो चीजें वो समझ में नहीं आ रही, वो अनक्लियर है. जबकि ये वाला व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्रिसाइज है, मतलब एग्जैक्ट इसका जो निशान है वो सही पॉइंट पर लगा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55. फ्लेक्सिबल. जैसे आप योगा करते हैं, ये व्यक्ति योगा कर रहा है या कुछ भी इस तरह से, तो ये फ्लेक्सिबल है. आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अपने हैंड्स को और लेग्स को मूव कर पा रहा है या उनको बेंड कर पा रहा है, बिकॉज ही इज फ्लेक्सिबल. ओके, फ्लेक्सिबल जो चीज को, जिसमें एक लचक हो, जो चीज लचीली, उसका एंटोनियम हो जाता है जो चीज रिजिड हो, जिसको आप मोड़ भी नहीं सकते. रिजिड, स्टबन हो, स्टफ हो, जैसे ये है, स्टिफ है बिल्कुल, इसको आप मोड़ नहीं सकते. ओके, दैट इज रिजिड. सम मोर एंटोनिम्स, फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. ट्रांसपेरेंट, जिसके ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं, जिसमें आप पेनिट्रेट कर सकते हैं. लाइट पेनिट्रेट हो सकती है, आपकी साइड पेनिट्रेट हो सकती है, मतलब आप उसके बियॉन्ड देख सकते हैं. जैसे ये ग्लास है, ग्लास विंडो है, तो आप इसके बियॉन्ड देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज क्लियर एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट. इसका ऑपोजिट हो जाता है ओपेक. ओपेक मतलब जो कवर्ड हो, जिसके दूसरी साइड आप ना देख पाए. फॉर एग्जाम्पल द डोर. ओके, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज ओपेक. अब जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो डोर है, जब ये बंद है तो आप इसके ऑपोजिट साइड नहीं देख पाएंगे कि क्या है. ठीक है, जब आप विंडो में देखते हैं तो ग्लास डोर है, तो आप उसको इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं. कलर्ड, क्लाउडी एंड डार्क मतलब आपकी साइट या लाइट पेनिट्रेट कर सकती है. एविडेंट, जो बिल्कुल क्लियर हो. सो क्लियर, ऑब्वियस. ओके, एंड द एंटोनियम इज हिडन, जब कोई चीज कंसील्ड हो. ओके, सम मोर एंटोनियम्स, अपैरेंट, conspicuous or obscure. 58, that is constant, जो एक जैसा हो हर वक्त, लगातार, लगातार जो चलता रहे. एंड इसका जो इंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा वेरिएबल, जो हर बार चेंज होता रहे. ठीक है, तो वॉलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल. 59, ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट वो पुराने जमाने की चीजें या फिर वो चीजें जिनका अब कोई यूज नहीं रहा या अब उसको यूज में नहीं लाया जाता, जैसे जो ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है. तो जैसे आप ये टीवी देख रहे हैं, इस तरह का टीवी आपने यूज जरूर किया होगा, जाहिर सी बात है, अपनी लाइफ में, बट ये कभी पहले यूज हुआ करता था. आज के लाइफ में अगर हम देखें तो इस तरह का टीवी रेयरली ही कोई यूज करता है. तो जो आउटडेटेड है, ओके, एंटिक्वेटेड हो, जो एंटीक बन चुका हो अब, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो जाएगा करंट या फिर मॉडर्न. ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि आजकल लोग इस तरह की एलईडी को घर में यूज करते हैं, तो दैट शोज द करंटनेस ऑफ समथिंग, मॉडर्न, न्यू एंड करंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60. एक्सपैंड. एक्सपैंड मतलब बढ़ाना. जैसे ये अपने घर की तीसरी मंजिल को बढ़ा रहा है, मतलब एक और मंजिल अपने घर में बना रहा है, तो किसी चीज को बड़ा करना, एक्सटैंड करना, आगे बढ़ाना, ये हो जाता है इसका सिनोनियम. जबकि कॉन्ट्रैक्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम करना. तो जैसे ये टेबल को काट रहा है ना, इस वुड को काट रहा है, तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कम कर रहा है, तो डिक्रीज या फिर रिड्यूस करना. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. एंटोनिम ऑफ द वर्ड eloquent. Eloquent is the words are articulate, fluent, inarticulate and verbose. So eloquent मतलब जो fluent हो बहुत ज्यादा बातों में, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा inarticulate, मतलब जिसको बोलना ना आता हो अच्छे से, pedestrian या unimpressive. Okay, now the next one is extensive. So vast, limited, broad and expensive. So yes, तो एक्सटेंसिव का एंटोनियम हो जाएगा
लिमिटेड, जो चीज बहुत लिमिटेड हो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई टाइम की कोई लिमिट नहीं है तो भागता जा रहा है ना, जबकि यहाँ पर एक टाइम की लिमिट है, सेट है, तो ये एक लिमिटेड टाइम में ही काम कर सकता है, तो नैरो रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट, जो बिल्कुल अपने आप में श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, जबकि इसका एंटोनियम हो जाएगा अनश्योर, इनसिक्योर, टिमिड एंड डिफिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब जो किसी काम का नहीं है ना, इसे सब देखो सपने में शीप आ रहे हैं, घड़ी रखी हुई है, लेकिन इसको कोई अनप्रोडक्टिव है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यूजलेस, इफेक्टिव, वेन, वर्थलेस। सो जो वेन हो, वर्थलेस हो, यूजलेस हो, वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा इफेक्टिव या प्रोडक्टिव। ओके, सो इफेक्टिव, जैसे अब ये लड़की है, ये काम कर रही है, वो भी जमीन पे, और जमीन भी वो है जो उपजाऊ है ना, तो सम मोर एंटोनिम्स प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब एक सीक्वेंस में होना, जैसे ये एक सीक्वेंस में इस पजल को अरेंज कर रहे हैं, तो जो लॉजिकल हो, आर्टिकुलेट हो, जबकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब जिसको कुछ समझ में ना आए, जिसके जैसे इस व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकोहेरेंट, वीक एंड इरेशनल, जो लॉजिकल ना हो। 66, एक्सेसिव, जब बहुत ज्यादा किसी चीज की अति हो जाए। अब यहाँ पर धूप की अति हो चुकी है, गर्मी की अति हो चुकी है, बेचारे के पसीने भीगे पड़े हैं, मतलब बहते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी होती जा रही है, टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही राइज हो रहा है। अब इसके पास अति से ज्यादा सामान है, जितना कि ये बेयर नहीं कर पा रहा, जितना कि उठा नहीं पा रहा, उससे ज्यादा इसके ऊपर बोझ है, बर्डन है ना। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट, मतलब एक सही प्रकार से, मतलब ठीक है, इनएडिक्वेट है, ये मॉडरेट है। ठीक है, तो इसमें आप मॉडरेट और इनएडिक्वेट दोनों देख सकते हैं, तो रीजनेबल, मॉडरेट एंड इनसफिशिएंट। अब जैसे इसके लिए घर सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर मॉडरेट मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल उस पे है कि जितना ठीक है, जितने की जरूरत है उतना ही है, तो या तो कोई चीज इनसफिशिएंट हो या ठीक हो, बस उतना ही चाहिए। एक्सेसिव, जब कोई चीज किसी के पास बहुत ज्यादा अधिक से ज्यादा हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, ओबीडियंट मतलब कहना मानने वाले, है ना, तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, ये लड़की कहना मानने वाली बच्ची है ना। और इसके जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा डिफिडेंट और डेफिएंट, जो कहना बिल्कुल नहीं मानता। अब देखिए मम्मी बेचारी परेशान है और बेटी कहना ही नहीं मान रही है, तो सम मोर एंटोनियम्स, डिसोबीडियंट और रेबेलियस। ओके, और रेबेलियस जो विद्रोह कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, करेजियस। करेजियस जिसमें साहस हो, करेज हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कूद पा रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा इसके अंदर करेज होगा, कितना ज्यादा साहस होगा। ब्रेव, फियरलेस, वेडिएंट, जबकि इसका ऑपोजिट हो जाता है टिमिड। टिमिड मतलब बिल्कुल शाय और बड़ा डरपोक व्यक्ति, तो ये बड़ा डरपोक है, तो टिमिड है, शाय है, कवर्ड है, फियरफुल है, कवर्डली। ओके, सो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज हार्मोनियस। हार्मोनियस मतलब जो बहुत पीसफुल, शांति प्रिय हो, और जो एग्री करे सबसे, वो हार्मोनियस है। ओके, जबकि इसके एंटोनियम हो जाएंगे डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब जो बिल्कुल भी किसी की बात ना माने, डिस्प्यूट में पड़ा रहे। मैलिडिस सिनोनिम हो जाएगा पीसफुल भी और कॉन्जेनियल भी, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्कॉर्डेंट, जैसे ये लड़ाई कर रहे हैं, ये इसे कुछ समझा रहा है, ये मान ही नहीं रही है, तो ये डिस्कॉर्डेंट है, इनहार्मोनियस एंड डिसोनेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 70, प्रॉस्परस, जो ऊंचाइयों को, सक्सेस को छू रहा हो, तो ये व्यक्ति ऊपर चढ़ता जा रहा है, सक्सेस को छू रहा है। तो एफ्लुएंट, वेल्दी, इम्पोवरिश्ड, थ्राइविंग, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पोवरिश्ड। ओके, जैसे ये व्यक्ति जो जिन्हें मदद की जरूरत है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो सम मोर एंटोनियम्स, अनसक्सेसफुल एंड डिप्रेस्ड। सबल, सबल होता है जिसको कोई चीज ठीक से समझ में नहीं आ रही, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कुछ एक रास्ता नहीं निकल कर आ रहा है ना, तो जो चीज दिखने में सही नहीं है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्वियस, जो चीज एकदम क्लियर है, आप उसे इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये पजल है, ये बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बड़ा इजी टू सॉल्व है, जबकि ये बेचारा इतना पजल्ड है कि इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे, और यहाँ पर पूरी गुत्थी सुलझी हुई है, कुछ सीधा सीधा है, आपको बस सुलझाना है उसे, मतलब ऐड करना है। इंजीनियस, रियल, प्लेन, इनोसेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 72, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरत की चीजें। अब जरूरत के लिए इंसान को क्या चाहिए भाई, रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पर कपड़ा भी है, रोटी भी है, घर भी है, पानी भी है पीने के लिए, तो ये चीजें एसेंशियल है, मतलब जरूरी चीजें हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ उन चीजों को लेते हैं, खरीदते हैं जो उनके लिए जो उनकी जरूरत हो, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा शायद इतना नहीं होता है, तो वो बड़े इकोनॉमिकल होते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों को लेते हैं जो कि जरूरत की, जिनके बिना काम चल जाए तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं। जबकि कुछ लोग लग्जूरियस होते हैं, जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो एसेंशियल और भी तरह की चीजें खरीद लेते हैं, जो क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते हैं, है ना।
तो इसका जो एंटोनियम, अब इसके ऑपोजिट्स जो होंगे वो देखते हैं। पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्रूशियल, वाइटल, ऑप्शनल और फंडामेंटल। तो क्रूशियल और वाइटल जो इंपॉर्टेंट है, सब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल जो बेसिक है, जबकि ऑप्शनल वो जो मतलब जो आप ले भी सकते हो, नहीं भी चूज कर सकते हैं, नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इंसान के ऊपर इन चीजों को खरीदना कब डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली जब वो अफोर्ड कर पाएगा, है ना। तो ऑप्शनल हो जाते हैं जैसे कि कार है, फोन है, लग्जरियस फोन है, स्मार्टफोन है, वो भी आईफोन, एक लग्जरियस लैपटॉप हो, लग्जरियस एलईडी हो, लग्जरियस कार हो, तो ये सारी चीजें ऑप्शनल होती है ना। और अननेसेसरी और नीडलेस, इनकी कोई जरूरत नहीं होती, नीडलेस होती है, मतलब ऐसा नहीं कि नीडलेस है, बट हो सकता है कि भाई एक कार, नॉर्मल कार से भी काम चल सकता है, नॉर्मल फोन से भी काम चल सकता है, बट लोग इसको जब लेते हैं जब उनको लग्जरियस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। 73 रेकलेस, रेकलेस जो बहुत ज्यादा लापरवाह हो। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, कार चला रहा है बड़ी रेकलेसली, बड़ी केयरलेसली। केयरलेस तो भाई इसका सिनोनिम हो जाएगा हीडलेस, कॉशियस, रेश। तो ये जो रेश है, हीडलेस है, केयरलेस है, इसके सिनोनिम्स होंगे, जबकि कॉशियस मतलब केयरफुल, इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो कॉशियस जो बहुत ज्यादा केयरफुल है। तो अब यहाँ पर आप दोनों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, भाई ये लड़की सिर्फ अखबार पढ़ने में लग रही है और ये कहीं पर भी पैर रख सकती है, तो शी इज नॉट केयरफुल, वेयर एज दिस गर्ल इज केयरफुल, ये बहुत ज्यादा सावधानी से चल रही है, चीजों को देखती हुई चल रही है, तो ये केयरफुल है। ओके, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉशियस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिसेंट। इंसिसेंट जो एक जैसा हो, कांस्टेंट हो। अब जैसे आप ये चिड़िया देख रहे हैं कि उड़ती जा रही कॉन्स्टेंटली एक ही दिशा में, है ना, तो जो कांस्टेंट हो। जबकि इसका ऑपोजिट हो जाता है जो बिल्कुल कांस्टेंट ना हो, इंटरमिटेंट, तो जो सीजनल, है ना, पीरियोडिक, स्पॉट है, स्पोरेडिक। तो आप देख रहे हैं जैसे ये जो सब्जियां हैं या जो फल हैं, ये सारे सीजनल है। जैसे कैरेट आपको सिर्फ विंटर में देखने के लिए मिलती है, स्पिनच एंड जो साग होता है ये आप विंटर में ही खाते हैं, सरसों का साग, है ना, रेडिश। जबकि जो मैंगो है, लीची है, सीजनल फ्रूट है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75, फालैंक्स। फालैंक्स बोलते हैं हम लोग। फालैंक्स बेसिकली ग्रुप के लिए यूज करा जाता है, जैसे ब्रिगेड होती है, नॉट ब्रिगेड, इट इज ब्रिगेड। जैसे एक कहते हैं ना पलटन, है ना, एक मतलब जहां पर एक ग्रुप होता है जैसे सोल्जर्स का, तो वो एक ब्रिगेडियर होती है, ब्रिगेड होती है, तो पूरी की पूरी एक पलटन होती है। जबकि जो अलग व्यक्ति है, जो बिल्कुल एक लौता है, अलग है, वो सिंगल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सोल्जर्स की पूरी बटालियन है ना, पूरी की पूरी पलटन है। जबकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है सिंगल, मतलब जो बिल्कुल एक अकेला हो। सम मोर एंटोनिम्स, इंडिविजुअल एंड रिपल्शन, अलग हो जाना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 76, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता हो और खुद भी जरा समझदार हो। तो रिस्पेक्टफुल, सबमिसिव, इंसोलेंट एंड रेवरेंट। जबकि रेवरेंट मतलब किसी श्रद्धा पूर्वक किसी को पूजने वाला। इंसोलेंट इसका एंटोनियम हो जाएगा। इंसोलेंट होता है जो लापरवाह हो, जो किसी की रेस्पेक्ट ना करे, जो बिल्कुल बात मानने ना वाला, है ना। सम मोर एंटोनियम्स, डेफियंस एंड कंटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 77, डेफर्ड। डेफर्ड मतलब जिसको टाला जा सके, लेटर, आगे के लिए, है ना, जो पोस्टपोन किया जा सके। तो पोस्टपोन्ड हो, डिलेड हो, रिशेड्यूल्ड हो, जिसको रिशेड्यूल करा जा सके। जबकि इमीडिएट वो होता है जो अर्जेंसी में अभी के अभी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो इमीडिएट होना चाहिए। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा इमीडिएट। ओके, सम मोर एंटोनियम्स आर इंस्टेंटेनियस एंड समरी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 78, डेफ्ट। डेफ्ट हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, स्किल्ड हो। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, मतलब ये एक डेफ्ट है, स्किल्ड है, क्योंकि ये जिस तरह से क्लास ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा आज की टेक्नोलॉजी को लेकर है, स्किल को दिखाते हुए ये क्लास ली गई है। जबकि इसका एंटोनियम हो जाएगा क्लमजी। तो क्लमजी वो जो बिल्कुल भी बेवकूफी वाला, जिसमें कोई स्किल ना हो, या जो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ना अपनाए। ओके, एमेच्योर, क्रूड और आर्टलेस। क्वेश्चन नंबर 79, डिफेम, किसी को क्रिटिसाइज करना, विलिफाई करना, या किसी को बदनाम करना, है ना। जैसे ये इसको बदनाम करने में लगा पड़ा है, क्रिटिसाइज करने में, है ना। और इसका एंटोनियम हो जाएगा किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पर जो अपोजिट हो जाता है वो जाता है कमेंट, मतलब तारीफ करना, जैसे इस व्यक्ति की हर कोई तारीफ कर रहा है। सम मोर एंटोनियम्स, ऑनर करना मतलब सम्मान देना, एक्सॉल्ट और ग्लोरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, डेफिशिएंट मतलब किसी चीज की कमी होना। डेफिशिएंट मतलब किसी चीज की कमी होना, है ना। जैसे इस व्यक्ति के पास ब्लड की कमी है ना, लैकिंग, स्कार्स, इनएडिक्वेट। जबकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा अबंडेंट, मतलब कोई चीज अधिक मात्रा में होना। तो एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी।
81 इज डिसीव, डिसीव मतलब किसी को चीट करना। जैसे ये लड़का देख रहे हैं आप, चीट कर रहे हैं इस लड़की की कॉपी में से, तो ये चीट करना होता है, हालांकि किसी को धोखा देना भी इज डिसीव। ओके, एंड ड्यूप, मिसलीड, चीट, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब हमको एंटोनिम की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनलाइटन हो गया, मतलब किसी को एनकरेज करना या फिर किसी को कुछ अच्छा करना। तो एनलाइटन मतलब उजाला फैलाना, तो रिवील करना, एक्सपोज करना, अनकवर करना। ओके, 82 इज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब जो सबसे बिल्कुल अलग है, एकदम बिल्कुल परेशान है, डिप्रेस्ड, डिटेच्ड है, बिल्कुल अलग हो चुका है, मतलब वो जैसे दीन दुनिया से अलग है। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलेटेड। ओके, मतलब हैप्पी हो जाना। सो चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड। ओके, जो बिल्कुल बेपरवाह है, मतलब बिल्कुल नॉट बेपरवाह बट जो बड़ा बेफिक्र है, मतलब उसके अंदर एक खुशी है बस, है ना। अब नेक्स्ट हो जाता है डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के किया हुआ, जैसे ये जानबूझ के इसको परेशान कर रहे हैं, इंटेंशनल, प्लान्ड, कैलकुलेटेड। जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है एक्सीडेंटल। ओके, तो ऑपोजिट हो जाएगा एक्सीडेंटल, मतलब जो गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया गया। अब जैसे यहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, बट ये अंकल जी ने गलती से कर दिया, तभी ये भी रिग्रेट कर रहे हैं और ये व्यक्ति भी रिग्रेट कर रहा है। सम मोर एंटोनिम्स, रैंडम एंड हैप्पीजार्ड, जो अचानक से हो गया, उसको पहले से सोचा समझा नहीं था। 84 इज डिमांडिंग, जब कोई चीज बहुत ज्यादा डिमांड में होती है, जैसे कोई चीज, अब जैसे आप देखते होंगे कहीं पर सेल लगी हुई है, तो लोग अचानक से क्या होता है कि एकदम इकट्ठा हो जाते हैं सेल में जाने के लिए, क्योंकि वो डिमांडिंग है, वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। तो डिमांडिंग, चैलेंजिंग है, रिगरस, स्ट्रेनस, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा इजी, मतलब कोई चीज अगर इजीली अवेलेबल हो जाए तो वो इजी है। चैलेंजिंग वहां होता है जहाँ डिमांडिंग है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत कुछ करना होता है, तो वो डिमांड ज्यादा है उसकी। Some more antonyms, undemanding and light. 85 denunce, denunce मतलब किसी को विलिफाई करना या क्रिटिसाइज करना, किसी को डांटना, इंसल्ट करना, है ना। तो अक्यूज, कमेंट, क्रिटिसाइज, रिब्यूक। तो अक्यूज, क्रिटिसाइज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जबकि कमेंट इसका एंटोनियम हो जाएगा। कमेंट मतलब तारीफ करना। मोर एंटोनिम्स, अप्रूव्ड एंड एंडोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86, दैट इज डिपेंडेबल, किसी चीज पर डिपेंड रहना। जैसे यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, जो बूढ़े अंकल हैं, ये डिपेंड है अपने वॉकल पे। ओके, सो डिपेंडेबल मतलब रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। जबकि इसका एंटोनियम हो जाएगा एरेटिक, मतलब जो अनरिलायबल हो, जिस पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। तो एरेटिक, जैसे ये जो अंकल जी हैं, इनके पास एक स्टिक है जो बिल्कुल टूटने वाली अवस्था में, तो ये बिल्कुल भी अनरिलायबल है। ओके, सो अनरिलायबल एंड अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 87, देयर इज डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा नीडी हो, पुअर हो, तो जैसे आप इस व्यक्ति की हालत को देख पा रहे हैं, डेस्टिट्यूट है। ओके, सो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मींस बहुत ज्यादा वेल्दी हो। अब इसके पास देखिए कार भी है, बहुत सारा पैसा भी है, घर भी है, तो ये एफ्लुएंट है, मतलब वेल्दी है। सपोर्ट एंटोनिम्स वेल्दी एंड रिच। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 88, दैट इज डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट मतलब किस चीज की कंडीशन बिगड़ती चली जाना। अब देख रहे हैं इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं कंडीशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, इसको हर जगह से chaotic है, बहुत ज्यादा इसकी बैटरी भी लो है, मतलब हर तरफ से इसे दिख रहा है कि बारिश भी हो रही है, परेशानी बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन से रास्ते पे जाए, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, और इसकी बैटरी भी जो फोन की है वो कम होती जा रही है, खुद की बैटरी भी कम होती जा रही है। तो दैट इज डिटीरियोरेट, मतलब चीजों को डिक्रीज होता जाना, वर्सन होता जाना, बिगड़ता जाना, है ना। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इम्प्रूव, चीजों का सुधरते जाना। तो इम्प्रूव जैसे एक पर्टिकुलर हाई लाइफ, हाई टाइम पे जाते जाना। तो इम्प्रूव होना, बेटर होना, एमिलियोरेट होना। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 89, दैट इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब जो बिल्कुल विचारशील हो, मतलब बड़े विचार करके कोई व्यक्ति कोई कुछ काम करता हो, तो ये लड़की विचार करती है फिर ही किसी काम पर को करती है, तभी कोई डिसीजन बनाती है। केयरफुल, कॉशियस, प्रूडेंट एंड डिस्क्रीट। तो यहाँ पर तो ऑपोजिट आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जब हम किसी वर्ड से पहले कोई प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जैसे इन, अन, तो वो बेसिकली उस वर्ड का ऑपोजिट बना देते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इनडिस्क्रीट। ओके, सो इनडिस्क्रीट विल बी द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ इट। ओके, सम मोर एंटोनिम्स आर केयरलेस एंड थॉटलेसली। अब जैसे आप देख रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति इनडिस्क्रीट है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, फोन में देखता हुआ चल रहा है, कार सामने से आ रही है बट ही इज लुकिंग इनटू हिज फोन। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह की लापरवाही जो लोग करते हैं वो क्या है, इनडिस्क्रीट है, मतलब बिना सोचे समझे, बिना विचार के कुछ भी काम करना। क्वेश्चन नंबर 90, डिस्डेन, फिर से अज्ञान वही, किसी की इंसल्ट करना, किसी को डेनंस करना, तो डिस्डेन हो जाता है। स्कॉन, कंटेम्प्ट, रेस्पेक्ट, डिस्पाइज। सो स्कॉन, कंटेम्प्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि रिस्पेक्ट करना उसका ऑपोजिट हो जाएगा,
और लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना कि डिनेंस। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट, अब जैसे बच्चे हैं अपनी दादी और बाबा को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सम मोर एंटोनियम्स, एडमायरेशन एंड रिगार्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 91, डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब जब चीजें बिखरी हुई हो, स्कैटर्ड हो, इधर उधर बिखरी हुई हो, तो वो डिस्पर्स होता है। ओके, स्कैटर्ड जिनको बोला जाता है। अब इसके जो एंटोनियम हो जाएंगे, अब देखिए वर्ड्स क्या हैं आपके, स्कैटर, गैदर, डिसिपेट, स्प्रेड। अब स्प्रेड मतलब कोई चीज चारों ओर फैली हुई है, स्कैटर मतलब बिखरी हुई है इधर उधर, है ना। तो गैदर का मतलब होता है अक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा ऑफ कोर्स हो जाएगा गैदर करना, मतलब सब चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेना। अब जैसे इन्होंने सब कुछ इकट्ठा करके एक बॉक्स में रखा हुआ है, तो गैदर करना, अक्यूमुलेट करना। तो एंटोनियम्स हो जाएंगे गैदर्ड, मेट, अक्यूमुलेट। ओके, अक्यूमुलेट भी हो सकता है, कलेक्ट करना। ओके, तो ये इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कभी भी एंटोनियम्स को पढ़ें तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एक या दो एंटोनियम याद करना है। उनको एक ही वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, प्लस उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करके देखना चाहिए, सो दैट वो वर्ड आपको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लर्न हो सके और लॉन्ग टाइम तक लर्न रह सके। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, दैट इज विक्ट्री। विक्ट्री मतलब एकदम किसी चीज में जीत हासिल करना। ओके, जैसे हम ऐसे वी का साइन भी आपने देखा होगा बनाते हुए, हम लोग जब वी का फिंगर से हम लोग वी बनाते हैं, वी मतलब विक्ट्री का साइन है। ओके, विक्ट्री मतलब जीत होना। ओके, तो ट्रायम्फ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तीनों के तीनों, है ना। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स हो जाएंगे। जबकि इसका एंटोनियम हो जाएगा डिफीट। डिफीट मतलब हार जाना। ओके, सो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा डिफीट। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लड़का है, ये फिनिश लाइन तक पहुंचा ही नहीं है और ये डिफीट हो गया। ओके, ये भी डिफीट हो गया क्योंकि ये अपने फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे, तो ये हार गए, डिफीट हो गए। ओके, सम मोर एंटोनियम्स, लॉस एंड ओवरथ्रो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराने जमाने का, है ना। जैसे यदि आप एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट जो हिस्ट्री से जुड़ा हो, एंशिएंट जो पास्ट की बात को दर्शाता हो, है ना। जैसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बात, जब से कभी स्टार्ट कुछ हुआ होगा। तो जो ओल्ड हो, एंटिक्वेटेड हो, क्लासिकल हो, वो सब क्या है, ओल्ड एज का है। जबकि मॉडर्न होता है जो आज की टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, आज को दर्शाता है, प्रेजेंट को। अब यहाँ पर अगर आप इनको देख पा रहे हैं तो इनसे तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। भाई अभी ये पहिए इस तरह से नहीं चलते, इस तरह के लोग नहीं है, लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते और लोग इस तरह की लाइफ नहीं जीते। अब सारे लोग मॉडर्न सोसाइटी में आ चुके हैं। जैसे अब ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बने होना, पेड़ ग्रीनरी का कम होना, रोड्स अच्छे से बने होना, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने होना, तो ये सब मॉडर्निटी को दर्शाता है। सो मोर एंटोनियम्स आर न्यू, रिसेंट एंड यंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन में आ जाता है वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब जो बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब यहाँ पर ये व्यक्ति अगर ब्रिलियंट है, आप सोच रहे हैं साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बढ़िया इन्वेंशंस करते हैं, तो ही इज ब्रिलियंट। ओके, ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव भी है, नाउन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं, जो ऑप्शंस गिवन है, डल, शाइनी, ब्राइट, रेडियंट। यदि आप इन तीनों वर्ड्स की बात करेंगे, शाइनी, ब्राइट एंड रेडियंट, तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, है ना, इसके सेम मीनिंग वर्ड्स हो सकते हैं। जबकि डल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डल मीन्स जो बहुत ज्यादा वीक हो, जो बिल्कुल इंटेलिजेंट ना हो। ओके, सो डल मतलब जो फुलिश हो। ओके, सो डल, लैकलस्टर, डिम, डार्क। अब ब्राइट आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्रिलियंट आप इस लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जब जैसे बहुत ज्यादा लाइट हो कहीं पर, तो दैट इज ब्रिलियंट। और लैकलस्टर जहां पर बिल्कुल डार्कनेस हो, जहां बिल्कुल चमक ही ना हो, है ना, जो बिल्कुल डिम हो, डार्क हो। जैसे बल्ब होता है ना, कई बार डिम रहता है वो। फुलिश है तो फुलिश भी इसका एंटोनियम हो सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द कई अलग अलग तरह से यूज हो जाता है। जैसे डल है, तो डल हम कलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कलर डल होना, डल मतलब बहुत ज्यादा लाइट होना, डिम कलर होना, या डार्कनेस होना, या फिर क्लियरिटी ज्यादा ना होना, या फिर क्लैरिटी ज्यादा ना होना, या फिर कोई चीज किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का फुलिश होना, तो दैट शोज द डलनेस। ओके, तो डल को हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो ब्रिलियंट वर्ड है उसको भी कई तरह से यूज में लाया जा सकता है। The next word is question number 95. That is innovative. Innovative होता है कि जब कोई चीज एक मॉडर्निटी को दर्शाती है, या फिर किसी चीज में आप कुछ नया करते हैं,
जैसे आपने देखा भाई पहले कभी जो फ़ोन हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप के हुआ करते थे। फिर उनको मॉडर्न बनाया गया, एंड्रॉयड में लाया गया। अब आपने आईफ़ोन देखे, आईफ़ोन की भी हर बार कोई ना कोई नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है या फिर कोई ना कोई अच्छे से उसमें इनोवेशन होकर आता है। तो हर बार जब किसी चीज़ में कुछ और इम्प्रूवमेंट होकर आए दैट इज़ कॉल्ड इनोवेटिव। अब यहाँ पर जो इनोवेटिव दिखाया गया, अब पहले के लोग क्या करते थे, घर बनाते थे कुछ इस तरह का, है ना? यहाँ पर बिल्कुल छप्पर से या स्ट्रॉ से उसकी छतें बनी होती थी। फिर वो रूफ बनती थी तो कुछ ऐसी बन जाती थी, पक्का हाउस बन जाते थे, है ना? तो ये इनोवेटिव है, मतलब इनोवेशन करना। एक होता है इन्वेंट, इन्वेंट होता है बिल्कुल न्यू कुछ बनाना, मतलब जो पहले कभी था ही नहीं। एक होता है जो चीज़ आपने नई बनाई थी, उसी में कुछ और इंक्रीज़ करना, कुछ और एनहांस करना, मतलब उसको और ज़्यादा डेवलप करना। जैसे आप देख पाते हैं कि फ़ोन है, तो फ़ोन में एक सिंपल पहले फीचर आता था, फिर उसमें कुछ और फीचर्स आए, तो उसका एक अपडेटेड वर्ज़न आ जाता है ना? ऐसे ही सेम कार्स में होता है, पहले एक कार आती है, फिर उसका कुछ अपडेटेड वर्ज़न आ जाता है। बुक्स होती हैं, एडिशन उसमें आ जाते हैं, कुछ और न्यू अपडेट्स आ जाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो ये सारी इनोवेशंस होती हैं, है ना? जो पुरानी जितनी भी जो गलत चीज़ें हैं या फिर जो रॉन्ग था या फिर जो मतलब अपडेटेड नहीं था, उसको और ज़्यादा उसमें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इम्प्रूव करने के लिए, कुछ इंक्रीज़ करने के लिए उसको इनोवेट किया जाता है। ठीक है? अब क्रिएटिव, ट्रेडिशनल, इन्वेंटिव एंड ओरिजिनल, तो ये तो हो गया इनोवेटिव होना। जबकि उसका ऑपोज़िट हो जाएगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब हम बिल्कुल वही चीज़ को रख रहे हैं, बिल्कुल वही बेस को रख रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे, तो वो ट्रेडिशनल है। जैसे पहले के घर कुछ इस तरह के बने होते थे, है ना? अब आप इसमें कोई चेंज ही ना करें, सपोज़ लोग इसी में रहते-रहते, इसी में खुश हो जाते, विलेज में ही रहते-रहते या विलेज में जिस तरह का लाइफ वो जी रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही जीते रहते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ इनोवेट नहीं हो पाती। भई ये ट्रेडिशनल को दर्शाता है। नाउ सम मोर एंटोनिम्स आर डम्ब एंड नेग्लिजेंस, मतलब जिसको या तो देखा ही ना गया हो या उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया हो कि नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की, लेट इट एज़ इट इज़। ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 96 रफ, जो बहुत ज़्यादा रफ हो, है ना? बिल्कुल हार्श हो, टिपिकल हो, अ कोर्स हो, तो ये जो रग्ड हैं, कोर्स हैं, हार्श हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे। जबकि स्मूथ बिल्कुल स्मूथ सरफेस, बिल्कुल एक ऐसा सरफेस जैसे जो चीज़ें बिल्कुल सही-सही चलती रहती हों, जिसमें कुछ भी ऐसा पिट-पैट ना हो, जिसमें कुछ भी ऊबड़-खाबड़ ना हो, जो बिल्कुल स्मूथ हो, मतलब बिल्कुल आप उसपे ईज़िली चल पाएँ या फिर जो बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रहा हो, उसमें कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं है, कोई भी अप एंड डाउन नहीं है। अब जैसे ये सरफेस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हार्श है। अब आप इस पे कोई व्हीकल चलाएँगे तो गड्ढों में उलझता हुआ जाएगा। बहुत सारी रोड्स अगर आप देखेंगे इंडिया में तो दे आर रफ। ओके? अब इसका ऑपोज़िट आ जाता है स्मूथ। ओके? सम मोर एंटोनिम्स बैड, ग्लैमरस, हेयरलेस। ओके? सो दैट इज़ अ स्मूथ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ अडोर। अडोर मतलब किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना या किसी की तारीफ़ करना, है ना? वो अडोर है। या किसी को एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना। लव, डिसलाइक, वर्शिप, चेरिश। तो अब डिसलाइक होता है जो लाइक ना करना, लव होता है किसी को प्यार करना, वर्शिप करना किसी को पूजना, चेरिश। तो यहाँ पर ऑपोजिट तो ऑब्वियसली डिसलाइक हो जाएगा, जबकि लव एंड वर्शिप आर द सिनोनिम्स। तो ऑपोजिट हो जाता है डिसलाइक, सम मोर एंटोनिम्स हेट्स एंड डिस्पाइज। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 98 रूरल। रूरल मतलब गांव से रिलेटेड। ओके, रूरल एरियाज मतलब विलेज एरिया। और इसका ऑपोजिट हो जाता है अर्बन। तो आपने अर्बन एंड रूरल तो पहले भी सुना होगा, तो रूरल का ऑपोजिट ऑफ कोर्स हो जाएगा अर्बन। कंट्री साइड, रस्टिक, पेस्टोरल। सो इसका जो एंटोनियम हो जाता है वो है अर्बन, शहर की जिंदगी, अर्बनाइज्ड एंड मेट्रोपॉलिटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियंट। लीनियंट जो बहुत ही ज्यादा ऐसे टीचर्स होते हैं ना जो लीनियंट हैं, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होते, जो बच्चों को बड़े मजे में हंसी मजाक में सीधे सीधे पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट वो नहीं होते, है ना? तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट। ओके, जो स्ट्रिक्ट हो, हार्श हो, मॉडरेट, जेंटल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बढ़िया सिनोनिम होता है इसका, वो एंटोनियम होगा, वो स्ट्रिक्ट होगा। हार्श भी इसका एंटोनियम हो सकता है, बट जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा वो स्ट्रिक्ट होगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज स्ट्रिक्ट, सीवियर, हार्श। आप देखिए यहाँ पर दोनों ही वर्ड गिवन है, हार्श भी गिवन है और स्ट्रिक्ट भी गिवन है। अगर स्ट्रिक्ट ना होता तो ऑब्वियसली वी वुड हैव बीन गॉन फॉर हार्श, बट अगर ये दोनों ही वर्ड हैं तो आप स्ट्रिक्ट को चूज कीजिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक एग्जैक्ट पर्सनालिटी को दर्शाता है, जबकि हार्श एक सरफेस के लिए बेसिकली यूज करा जाता है जो बड़ा टफ हो, कर रहा हो, है ना? एंड नाउ द लास्ट वर्ड एंटोनियम इज हार्मनी। हार्मनी मतलब पीस में हो, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड मतलब डिस्प्यूट हो जाना, एक दूसरे से एग्री ना करना, वायलेंस, इम्बैलेंस। ओके,
सो ये हमारे सारे 100 के 100 वर्ड्स हो जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़े। हर एक वर्ड का हमने इंटोनियम देखा, उसका मीनिंग समझा अच्छे से कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये भी समझा कि इसका क्या इंटोनियम्स हो सकता है, क्या ऑपोजिट हो सकता है। साथ-साथ हमने इन सारे वर्ड्स को कवर किया। उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको लर्न हुए होंगे। एक बार आइए हम फिर से इन वर्ड्स को रिवाइज़ कर लेते हैं सो दैट आपको ये रिवाइज़ हो जाएँगे वर्ड्स, ठीक है? मैं जल्दी-जल्दी इनको आपके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे सबसे पहला वर्ड है अबंडेंट जिसका ऑपोजिट होता है स्कैंट, स्पार्स एंड मीगर, वर्चुअस, वर्चुअस के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके करप्ट, अनएथिकल, देन द वर्ड इज़ chaotic, chaotic के आपके ऑपोजिट्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, एंड diligent, diligent के ऑपोजिट हो जाते हैं negligent एंड sluggish एंड lazy, fragile, fragile के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके strong एंड durable, then genuine, genuine के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके fake एंड artificial, and then humble, humble के आपके ऑपोजिट्स हो जाते हैं conceited एंड boastful. After that the word is innocent, innocent के आपके opposites हो जाते हैं culpable and complicit, and then the word is jubilant, jubilant के words हो जाते हैं आपके gloomy and depressed, and किंडल के मीनिंग हो जाते हैं, आई मीन किंडल के ऑपोजिट्स हो जाते हैं एक्सटिंग्विश, डाउज एंड क्वेंच, एंड आफ्टर दैट द वर्ड इज लेमेंट, लेमेंट के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके डिलाइट एंड अपलॉड, आफ्टर दैट द वर्ड इज मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का ऑपोजिट हो जाता है आपका डिमिनिश एंड डिक्रीज, एंड इनके और भी ऑपोजिट्स हैं जो आप पढ़ के उनको याद कर सकते हैं, नैरो, और सोच भी सकते हैं कि इसके और क्या क्या एंटोनियम्स हो सकते हैं, एंड इन इमेजेस को आप याद में रख सकते हैं सो दैट आपको जल्दी से जल्दी इन वर्ड्स को याद हो जाए। ब्रॉड, स्पेशियस, एक्सपेंसिव, एंड देन द वर्ड इज ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके एविडेंट एंड अपैरेंट, उसके बाद वर्ड है पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके होपफुल एंड पॉजिटिव, then the word is quench, quench के opposites हो जाते हैं आपके kindle and inflame, then the word is resilient, resilient के opposites हो जाएंगे आपके brittle and weak, जबकि serene, serene के opposite हो जाएंगे आपके agitated and disturbed, उसके बाद आपका word आ जाता है thrifty, thrifty के opposites हो जाएंगे आपके wasteful, profligate and extravagant, and undermine जिसको कोई सपोर्ट ना हो, bolster, strengthened and fortifies के antonyms हो जाएंगे। After that the word comes vivid, clear, and the antonyms are faded and drab. Next word is vain, vain के opposites हो जाते हैं आपके grow, increase and strengthen, then the word is yield, yield के opposites हो जाते हैं आपके retain, defend and surrender, then the next word is zealous, zealous के opposite हो जाते हैं आपके apathetic, indifferent and detached, aloof, distant होता है, इसके opposite हो जाते हैं sociable, friendly and cordial, and उसके बाद word आ जाता है garrulous, talkative, और इसके antonyms हो जाता है taciturn, uncommunicative and reticent. The next word is euphoric, euphoric के opposite हो जाता है melancholic, depressed and sad. Then the next word is ephemeral जिसके opposites हो जाएंगे permanent, eternal and lasting. Then the word is ardent, ardent के opposite हो जाएंगे आपके apathetic, indifferent and nonchalant. Conceal, hide होना, अब इसके opposites reveal, expose, uncover, display. And ग्रेशियस, काइंड होता है, इसके ऑपोजिट हो जाता है रूड, अनग्रेशियस एंड हॉस्पिटेबल। माइजर्ली के ऑपोजिट हो जाते हैं जेनरस, अनसेल्फिश एंड चैरिटेबल। देन द वर्ड इज कोर्स, कोर्स के ऑपोजिट्स हो जाते हैं परसुएड, अलाउ एंड कन्विंस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अवेरिशियस, एवेरिशियस के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके अल्ट्रूस्टिक, जेनरोसिटी, मैग्नानिमिटी। एंड देन वर्ड है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके सिंपैथेटिक एंड सेंसिटिव। फ्लेक्सिबल, केयरलेस, केयरलेस के ऑपोजिट्स हो जाते हैं आपके कोऑपरेटिव, गुड टेम्पर्ड एंड कॉम्प्लिसेंट। देन द वर्ड इज परस्पिकाशियस, इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं आपके ऑब्ट्यूज, फूलिश एंड फीबल माइंडेड, जो दूरदर्शी ना हो। डेक्स्ट्रस, जो स्किलफुल हो, हैंड्स की स्किल उसमें हो। क्लमजी इसका ऑपोजिट हो जाएगा मेल्टेरोइड एंड इनेप्ट। And then the next word is acerbic, acerbic के antonyms हो जाएंगे sweet, mild and gentle. Then the next word is exuberant, exuberant के आपके opposites हो जाते हैं restrained, sullen and indifferent. Then the next word is fickle, fickle के opposites हो जाते हैं आपके stable, constant and certain. Then the word is forbearance, forbearance के opposite हो जाते हैं आपके impatience, indulgence and continuation. Then the next word is idyllic, idyllic के opposites हो जाते हैं आपके troubled, imperfect, unpleasant and awful. Then the word is jocular, jocular के opposite हो जाते हैं आपके serious, grave, earnest and sober. Then the next word is lugubrious, lugubrious के आपके opposites हो जाते हैं cheerful, friendly, bright and cheery. Then the next word is lurid, lurid के opposite हो जाते हैं आपके mild, attractive and pleasant. Then pernicious, जो harmful हो, इसके opposite हो जाते हैं beneficial, harmless and iniquitous. Then the word is benevolent, benevolent के opposite हो जाएंगे आपके malevolent, selfish, greedy, cruel. Then virtue, virtue perative,
तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री, लॉडेटरी, प्रेजिंग एंड एक्सटोलिंग. देन द वर्ड इज जीलॉट. जीलॉट के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके मॉडरेट, डिलेटेंट, टैबलर एंड नॉन मिलिटेंट. एंड देन द वर्ड इज chaos. chaos के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके ऑर्डर, सिस्टम, ऑर्डरलीनेस, प्लान्स एंड मेथड. वेग. वेग के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके definite, explicit and precise. Then the next word is temporary. temporary के opposite हो जाते हैं आपके lasting, permanent, enduring. And then the word is precise. precise के antonym हो जाते हैं vague, inaccurate, rough, approximate. And then the word is flexible. flexible के opposite हो जाते हैं आपके rigid, fixed and inflexible. ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके ओपेक, कलर्ड, क्लाउडी, डार्क. एंड देन द वर्ड इज एविडेंट. एविडेंट के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके हिडन, अपैरेंट, कॉन्स्पिशियस, ऑब्सक्योर एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट के ऑपोजिट हो जाएंगे वेरिएबल, वोलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल. देन ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके करंट, मॉडर्न, न्यू एंड करंट. देन एक्सपैंड, बढ़ाना, उसका ऑपोजिट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, decrease or reduce. Then the word is eloquent. eloquent के opposite हो जाते हैं आपके inarticulate, pedestrian and unimpressive. Then the word is extensive. extensive के opposite हो जाते हैं आपके limited, narrow and restricted. Then the word is confident, जिसका opposite हो जाता है आपका unsure, insecure, timid, diffident. And then the word is futile. futile के opposite हो जाएंगे आपके effective, productive and useful. Then the word is coherent. coherent के opposite हो जाते हैं आपके incomprehensible, incoherent, weak, irrational. Then the word is excessive. excessive का opposite हो जाता है आपको moderate, reasonable, moderate, insufficient. Then obedient. obedient के opposite हो जाते हैं defiant and disobedient or rebellious. courageous, जो साहसी हो, इसके antonyms हो जाते हैं timid, shy, coward, fearful, cowardly. And then the word is harmonious. harmonious के opposites हो जाते हैं discordant, inharmonious and dissonant. dissonant, prosperous, successful. And the antonyms are impoverished, unsuccessful and depressed. सबल. सबल का ऑपोजिट हो जाता है obvious, innocent, ingenious, real, plain. Then the question is essential. essential के ऑपोजिट हो जाते हैं आपके optional, unnecessary, needless. Then 73 पे आ जाते हैं reckless. reckless के ऑपोजिट हो जाएंगे आपके responsible, cautious and careful. Then the word is incessant. incessant के opposite हो जाते हैं intermittent, periodic and sporadic, seasonal. Okay. The word is phalanx. phalanx के opposite हो जाते हैं single, individual, repulsion. Then the word is differential. differential के opposite हो जाते हैं insolent, defiance and contempt. Then the word is deferred. deferred मतलब postpone कर देना. इसके opposite हो जाते हैं immediate, urgent, instantaneous and summary. And then the word is deft. deft skilled होता है, उसका opposite हो जाएगा clumsy, amateur, crude, artless. Then the word is defame. defame के opposite हो जाते हैं commend, honor, exalt, glorify. deficient, किसी चीज की कमी होना, opposite हो जाता है abundant, excessive, adequacy, sufficiency. deceive, cheat करना होता है, तो इसका opposite हो जाता है enlighten, reveal, expose and uncover. इसके बाद है dejected. dejected के opposite हो जाते हैं elated, cheerful, light hearted. And then the next word is deliberate. deliberate के opposites हो जाते हैं आपके accidental, random, haphazard. Then the word is demanding. demanding के opposite हो जाएंगे easy, undemanding, light. And then the word is tenance. tenance के opposite हो जाते हैं आपके commend, approved and endorsed. Then the word is dependable. dependable के words हो जाते हैं आपके unreliable, uncertain. And then the word is destitute. destitute के opposites हो जाते हैं आपके affluent, wealthy and rich. Then the next word is deteriorate. deteriorate के opposite हो जाता है improve, better, ameliorate. Then the next word is discreet. discreet के opposite हो जाता है indiscreet, careless, thoughtlessly. disdain, respect, admiration and regard. And then the word is disperse. Antonyms हो जाएंगे gather, gathered and match. And then the word is victory. victory मतलब जीत करना, तो defeat इसका opposite हो जाएगा loss, overthrow. ancient, पुराना. And the modern, न्यू, रिसेंट, यंग, ये सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे. ब्रिलियंट, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो. डल, वीक, लस्टर, लैकलस्टर, डिम, डार्क, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे. इनोवेटिव का ऑपोजिट ट्रेडिशनल हो जाएगा, डम हो जाएगा, नेग्लिजेंस हो जाएगा. देन द वर्ड इज रफ. रफ का जो ऑपोजिट है वो जाता है आपका स्मूथ, बैड, ग्लैबरस, हेयरलेस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज अडोर. अडोर का ऑपोजिट हो जाता है डिसलाइक, हेट्स और डिस्पाइज. The next word is rural. rural का opposite urban होगा, urbanized होगा, metropolitan होगा. Then the word is lenient, जिसका opposite strict होगा, harsh होगा, severe होगा.
एंड द लास्ट वर्ड वाज हार्मनी, जिसका ऑपोजिट हो जाता है डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, इम्बैलेंस एंड वायलेंस। ओके, सो ऑल दीज आर द 100 वर्ड्स जो आज हमने पढ़े। उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपको लर्न हुए होंगे, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कब कौन सा वर्ड आ जाए नहीं पता। हालांकि ये सारे वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब आप लोग भी अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही स्ट्रांग बनाइए, कुछ पिक्चर से, इमेजेस से रिलेट कीजिए, कुछ रूट वर्ड से इसको रिलेट कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। इफ यू वांट टू लर्न मोर, you can you stay connected with me. Till then, thanks to you.